अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स और कैसी जा रही है आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी और एफएससी के हैं तो एफएससी की कैसी जा रही है, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं। तो मेरे ये लेक्चर दोनों के लिए ही फ्रूटफुल होंगे। बाकी आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छी जा रही होगी, साथ साथ टेंशनें भी हो रही होंगी। पता नहीं कैसा होगा एमडी कैट, पता नहीं मैंने वो पॉइंट कवर किए हैं जो एमडी कैट में आएंगे या नहीं किए अभी मैंने, या पता नहीं मैं सेकंड ऑप्शन क्या रखूँ अगर एडमिशन ना हुआ। पता नहीं वो एडमिशन होगा या नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें आपके माइंड में चल रही होंगी अभी तक, ठीक है। लेकिन इस सारे पीरियड में जो एक बात जिस पे आपने गौर करनी है, जो और जिस पे आपने काम करना है, जो बेसिकली आपने करना है, वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट रूम में बैठ के पढ़ाई करनी है। ये आपका बेसिक एक काम है जो आपने सिर्फ यही एक काम करना है। बाकी जितनी भी टेंशन हैं उनको जस्ट ट्राई टू इग्नोर। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अगर आप टेंशन लेके काम करेंगे तो वो सही से नहीं होगा और फिर वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, राइट। आप रिलैक्स रह के, रिलैक्स माइंड के साथ अपनी स्टडी करनी है और बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ने, ठीक है। आप कुछ भी आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, ठीक है। वो लिखी गई है और वो आपको नहीं बदल सकते। आपने जो एक काम करना है वो खुद से ये प्रॉमिस करना है कि मैंने जो जो मेरे इख्तियार में है वो सिर्फ ये है कि मैंने हार्ड वर्क करनी है, मैंने स्टडी करनी है बैठ के, बस दैट्स इट। इसके अलावा बाकी जितने भी काम है, एमडी कैट कब होगा, कैसा होगा, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, उन सब को आप छोड़ दें अभी के लिए, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो है स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर सेकंड चैप्टर का है, बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था, उसके नोट्स शेयर हुए हुए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। और ये अब सेकंड एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें वन बाय वन जो है वो ऑल चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे और नोट्स डिस्कस किए जाएंगे, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के नोट हैं और उसने एक अच्छा स्कोर किया था, राइट। तो आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे फॉर बिल्ड योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ट्रिकी क्वेश्चंस एंड ट्रिकी एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो which is chapter biomolecule from biology 20 biology 11th class, right? ओके, टू द पॉइंट एमसीक्यूज है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जस्ट मार्क डाउन करना है, क्रैमिंग करनी है। बायोलॉजी है तो इसके जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा लगाना है। कॉन्सेप्ट्स भी होंगे कुछ बीच में, उनको भी आपने देख लेना है और बाकी जो है वो मैक्सिमम जो है वो रट्टा पोर्शन होता है बायो। तो ये आपने चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है या मार्क कर लेनी है, या फिर इन नोट्स से देख कर कुछ स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें अपने नोट्स में, या कुछ भी जैसे आपको इजी लगे, राइट। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 है जी, बायोमोलिक्यूल्स, और एक एमसीक्यूज फर्स्ट पे डिस्कस हुआ है। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो है वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक में आता है। अबंडेंट, इनऑर्गेनिक, ये कीवर्ड्स जो है ना ये आपने बेसिकली मार्क करने होते हैं। अबंडेंट और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में वाटर आ रहा है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक में जो है वो प्रोटीन आ रही है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने ये कीवर्ड है। अब इनऑर्गेनिक में वाटर है और ऑर्गेनिक अबंडेंट जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज डिस्कस हुआ था उस पर। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग है जो हाइड्रेटेड कार्बन। वाई दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन, बिकॉज इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो इक्वल होती है वाटर की रेशो के। इट मीन्स डैट कि जितनी रेशो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वाटर के मॉलिक्यूल में होती है, उतनी ही रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में होती है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देखें C6H12O6, ठीक है। तो इसको जब हम सिमिलर करेंगे तो 6 1 into 6 एंड 6 2 12 एंड 6 1 6, तो C2H2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। तो जिसको आप देखें CH2O, तो 2:1 बनेगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में यहाँ पे भी 2:1 है, यहाँ पे भी 2:1 है, तो ये जो है वो इसलिए हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। और हाइड्रोजन की रेशो जो है वो ऑक्सीजन की रेशो से डबल होती है, वाटर में भी और कार्बोहाइड्रेट में भी, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, किसकी रेशो डबल होती है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन की होती है, कार्बन की होती है, किसकी होती है। ओके, व्हाई दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो की वजह से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो की रेशो की वजह से इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोर्स क्या है, इसकी बेसिक सोर्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट बने। बायोएनर्जेटिक चैप्टर में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा या हम लेटेस्ट करेंगे, हम जो है वो नेक्स्ट लेसन्स में करेंगे डिस्कस।
फोटोसिंथेसिस की सोर्स है इसकी, वहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, ये है जी इसका स्ट्रक्चर एक। विच फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, ये एक एमसीक्यू डिस्कस हुआ है, कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में ये एल्डिहाइड ग्रुप है जी। ठीक है, ये वाला, ये पूरा एल्डिहाइड का ग्रुप है, CHO। ठीक है, और एल्डो ग्रुप भी है, कीटो ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप भी है। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये सारे ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आप देख लें, बेसिकली यहाँ पे H लगे हुए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए हमने लगाए नहीं थे, ये सभी सारे H लगे हुए हैं यहाँ पे, ये 4 बॉन्ड की वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। ये OH ग्रुप लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो OH भी आ गया। ठीक है, उसके अलावा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप ये भी आ गया। उसके अलावा एल्डो ग्रुप है, ये पूरा जो है वो एल्डो ग्रुप है, ये वाला, तो ये एल्डो आ गया। उसके अलावा फिर क्रॉस का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी यहाँ पे भी CH लगा होगा तो वो कीटो बन जाएगा, तो कीटो ग्रुप भी होता है उसमें। तो ये सारे ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड में। ठीक है, एक ग्रुप ऐसा है जो कि हाइड्रोजन के बगैर होता है। ठीक है, विच कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइड ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के बगैर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी हाइड्रोजन तो ये लगा हुआ है, OH ग्रुप के बगैर होता है। OH ग्रुप के बगैर कौन सा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। ये ग्रुप ऐसा है जिसके साथ OH ग्रुप नहीं होता, बाकी सब के साथ जो है वो OH ग्रुप होता है। ये MCQs है। कंडीशन फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए कंडीशन क्या है जी, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो ये एक से ज्यादा है। ठीक है, सिंगल होगा तो हाइड्रोक्सी होगा, डाईहाइड्रोक्सी 2 ग्रुप वाला होगा, और 2 से ज्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी उसको कहेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी MCQs। एक MCQ डिस्कस हुआ है, इन एल्डो शुगर में फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन में होती है। ठीक है, एल्डो शुगर मतलब जिस शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो उसके फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये एल्डिहाइड वाला है। एक सेकेंड मैं इसको ज़रा रेज करता हूँ, फिर आपको क्लियर नज़र आएगा। तो ओके, ये देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप। इस पे आप कार्बन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, इस फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह अगर कीटोन होगा तो कीटोन का जो है वो ऐसे होगा, यहाँ C होगा, फिर नीचे फिर C, फिर ये डबल बॉन्ड O, और फिर नीचे जो है वो स्वान C, ये वाला बाकी सारा ये वाला होगा। तो ये कीटोन के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए कार्बन नंबर 1 ये है और कार्बन नंबर 2 ये है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है। ठीक है, तो कीटोन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है। तो यही 2 बातें इन MCQs में डिस्कस हो गई हैं, कीटो शुगर में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं जी। ऑन द नंबर ऑफ फंक्शनल फॉर्मिंग यूनिट, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ फॉर्मिंग यूनिट्स एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है, और फॉर्मिंग यूनिट्स की बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। फॉर्मिंग यूनिट की देख लेते हैं, सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, उसके बाद ओलिगो आ जाते हैं, उसके बाद पॉली आ जाते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप की बेसिक पे 2 टाइप्स हैं, एक एल्डो शुगर है, एक कीटो शुगर है। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगो और पॉली। ठीक है, मोनोसेक्राइड कौन सी है, एक सेक्राइड यूनिट्स है। ठीक है, एक सेक्राइड यूनिट। यहाँ पे कुछ बातें एक और तरफ होती हैं जो इनको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। एक सेक्राइड यूनिट का क्या मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक है, नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एक नहीं है, सेक्राइड यूनिट एक है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एक सेक्राइड यूनिट, जैसे अब यहाँ पे ये एक सेक्राइड यूनिट है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक तो नहीं है, इसमें ज़्यादा है। तो मोनोसेक्राइड्स का मतलब है फॉर्मिंग यूनिट एक है। ठीक है, उसके बाद ओलिगो में जो है वो 2 से 10 आएंगे। ठीक है, और पॉली में जो है वो मोर देन 10। उसके अलावा टेस्ट जो है वो मोनोसेक्राइड का स्वीट है, ओलिगो का लेस है, और पॉलीसेक्राइड का जो है वो टेस्ट लेस है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मोनोसेक्राइड में क्यों नहीं है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि है ही एक सेक्राइड यूनिट है। ठीक है, तो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, जब एक से ज्यादा होंगे तो ही बॉन्ड बनाएंगे ना, तो एक ही यूनिट है तो कोई बॉन्ड नहीं होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो है जो 2 सेक्राइड के दरमियान में होता है। ठीक है, अब आप ये ना बोलिएगा कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन में तो बॉन्ड ही है ना, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 सेक्राइड यूनिट्स के दरमियान में बनता है। इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है ही हाइड्रोलाइज्ड हुआ हुआ, एक यूनिट है इसकी, और कितनी हाइड्रोलिसिस होगी, जब 2 यूनिट होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो 2 से कन्वर्ट होकर 1 में आते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह ये है ही है कि इसकी हाइड्रोसिस क्या होनी है, इसकी भी होगी, ओलिगो की भी होगी, क्योंकि दो हैं, 2 से 10 है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, जितने भी 2 से 10 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, तो उनकी जो है वो हाइड्रोसिस होगी तो आधे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह पोली की भी हो जाएगी, पॉलीसेकेराइड्स। ब्रांच देख लें जी, अनब्रांच है ही एक यूनिट है, अनब्रांच है, यूजली अनब्रांच है, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड जो है वो ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है वो लो है, क्योंकि है ही एक यूनिट है, इसका मोर है, इसका हाई है, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा है, ठीक है। जनरल फार्मूला जो है वो आप देख लें, ये तीनों यूज़ हो सकते हैं, CxH2O का Y, ठीक है, CnH2O का N और CnH2nON, ये तीनों फार्मूला यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा ओलिगो के लिए जो है वो ये यूज़ हो सकता है CxH2OY, ठीक है, और पॉली के लिए भी सेम है। तो इन तीनों बातों से एक बात सामने आई, ऑल कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला, कौन सा जनरल फार्मूला जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स में हो सकता है, दिस वन फर्स्ट वाला, ठीक है, तो ये वाला सब के लिए हो सकता है। और एक्स और वाई जो है वो होल नंबर है, कोई भी 3 और 3 से ज़्यादा, ठीक है। इन सिंपलेस्ट कार्बन में जो है वो तीन नंबर आते हैं, ठीक है, 3 कार्बन वाला जो होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें जी, इसको क्रैमिंग करनी है आपने, रटे लगाने हैं, ठीक है। एक्स और वाई आर होल नंबर, अगर एक्स इक्वल होगा वाई के, ठीक है, तो वो मोनोसेक्राइड होगा। एक्स वाई के इक्वल होगा तो वो मोनोसेक्राइड होगा, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे x2 है और y भी 2 है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, फार्मूला क्या बनेगा, C2H4O2, ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड आएगा, ठीक है। उसके बाद वो लिगोसेक्राइड में अगर x y की इक्वल नहीं है तो वो लिगोसेक्राइड आएंगे, ठीक है। और x एंड y मे और मे नॉट इक्वल, तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स देख लें, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरो पॉलीसेक्राइड, इसमें सेम फॉर्मिंग यूनिट है, इसमें डिफरेंट फॉर्मिंग यूनिट है, बच्चों वाली बातें ये बहुत बेसिक्स से आप पढ़ते आए हैं। इसमें सेलुलोज ले लें, ग्लाइकोजन ले लें, स्टार्च ले लें, डेक्स्ट्रिन, काइटिन, ये सारे होमोपॉलीसेक्राइड हैं। डिफरेंट यूनिट होते हैं जी, एगर में, पेक्टिन में, पेप्टिडोग्लाइकन में, ठीक है, ये बायो की बुक में बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक में लिखा हुआ है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एमडी गाइड में आए हैं, ठीक है, एमडी गाइड में आते रहे हैं और स्टूडेंट गलत भी करते रहे हैं। क्या एमसीक्यूज है जी, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, मोनोसेक्राइड जितने भी हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। इनको आगे जाके आपको अच्छे से समझ आएगा, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इन नेक्स्ट 2 पेजेस में, आई थिंक सो। ऑल मोनोसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, एक्सेप्ट सुक्रोज, ऑल डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, सुक्रोज को छोड़ के सारे के सारे डाइसेक्राइड भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सुक्रोज और पॉलीसेक्राइड सारे और एक सुक्रोड, ये जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड सारे और सुक्रोज ये नॉन रिड्यूसिंग है, मोनोसेक्राइड सारे और माल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज को छोड़ेंगे तो कौन से दो आएंगे, माल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसेक्राइड है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर में सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज। मोनोसेक्राइड कौन सा है अबंडेंट, वो ग्लूकोज है, ठीक है। ये दो की पॉइंट्स है जिनको आपने देखना है। कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट जो है वो सेलुलोज है और मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लूकोज है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये एक टेबल सा बना हुआ है, इसको आप देखें। फॉर्मिंग यूनिट कितने हैं जी, अल्फा के में जो है वो अल्फा ग्लूकोसिस ही होती हैं सारे, ठीक है। ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज, ये सारी क्रैमिंग वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आपने रिटर्न लगानी है और बार बार रिवाइज करने से ये आपकी चीज़ें पक्की होंगी, ठीक है, अदरवाइज आपको ये भूल जाती हैं चीज़ें, इन चीज़ों को बार बार रिवीजन चाहिए होती है। उसके अलावा काइटिन जो है वो बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। अक्रस इनकी जो है वो स्टार्च की प्लांट्स में होती है, रूट, सीड, ट्यूब्स में, ठीक है। ग्लाइकोजन जो एनिमल में होता है, लीवर मसल्स में होता है, ठीक है, लीवर में होता है, मसल्स में होता है। सेलुलोज जो है वो एग, एल्गी, प्लांट, सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट जो है वो स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, इसका रोल देख रहे हैं। और ये वाला हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, एल्गी और प्लांट की सेल वॉल में होती है, ठीक है, क्या, सेलुलोज, ठीक है। और कॉमन कॉटन जो है वो पेयर फॉर्म है, ठीक है, सेलुलोज की पेयर फॉर्म जो है वो कॉटन है, ये एमसीक्यू है।
उसके अलावा फंजाई जो है वो फंजाई की सेल वॉल में होती है। काइटिन इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन में काइटिन पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो देखते हैं जी रोल क्या है इनका। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, ठीक है। ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है प्लांट में स्टार्च, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। ग्लूकोज है और स्ट्रक्चर रोल है इसका, सेलुलोज का भी स्ट्रक्चर है और काइटिन का भी स्ट्रक्चरल है, ठीक है। सोलबिलिटी देख लें जी, अमाइलोज की जो है वो हॉट वाटर में सोलुबल होता है, ठीक है। और अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसोलुबल है और ग्लाइकोजन भी इनसोलुबल है, एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी इनसोलुबल है, ये भी इनसोलुबल है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख लें जी, अमाइलोज में अल्फा 1,4 आती है, ठीक है। ये अगर आप कंसेप्ट बने ही होंगे आई होप, ये बायोमोलिक्यूल के जो नेशनल बुक में जो टॉपिक डिस्कस हुए हैं वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं जहाँ पे, तो वो वहाँ पे शो कर रहे हैं कि अल्फा 1 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, यानी ये यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये 1 जो है वो एक स्ट्रक्चर के कार्बन को शो कर रहा है और ये दूसरे स्ट्रक्चर, इट्स मीन्स दैट के बॉन्ड जो बना हुआ है वो एक स्ट्रक्चर के कार्बन नंबर 1 और दूसरे स्ट्रक्चर के कार्बन नंबर 4 के मिड में जो है वो बॉन्ड बना हुआ है और वो जो है वो अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। तो अल्फा 1,4 अमाइलोज में, माइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 भी है, अल्फा 1,6 भी है। अल्फा 1,6 कैसे है, क्योंकि वो ब्रांच है, ब्रांच जब बनती है तो वो बॉन्ड जो है वो अल्फा 1,6 बनाता है, ठीक है। उसके अलावा ग्लाइकोजन में देख लेंगे अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 सिमिलरिटी विद अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन के साथ सिमिलरिटी देता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ये सारे जो है ना ये बातें जो है इनको आपने अपने ब्रेन में घुसा के रखनी है, ठीक है। इनमें से कुछ भी एमसीक्यू बन सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि ग्लाइकोजन के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सिमिलरिटी कौन से मॉलिक्यूल के साथ है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अमाइलोपेक्टिन है, कुछ भी पूछ सकता है। उसके अलावा इसमें सेलुलोज में बीटा 1,4 है, ये बीटा ग्लूकोज को शो कर रहा है जिसपे OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे जो है वो अगर डाउन हो तो अल्फा है, अबव हो तो बीटा है, आई थिंक सो, मैंने उल्टा ना बोला हो, ठीक है। और बीटा 1,4 इसमें भी है। नीचे चलते हैं जी, ब्रांच और अनब्रांच। अमाइलोज जो है वो अनब्रांच है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है, ऊपर मैंने बताया था अल्फा 1,6 बॉन्ड तभी बनता है जब ब्रांच हो, ठीक है। उसके अलावा ग्लाइकोजन भी ब्रांच होता है और ये दोनों जो है वो अनब्रांच है, ठीक है। आयोडीन टेस्ट 2 देते हैं इनमें से, ठीक है। स्टार्च भी देते हैं और ग्लाइकोजन भी देते हैं, ये दोनों आयोडीन टेस्ट देते हैं, दूसरे दोनों नहीं देते। सेलुलोज और काइटिन ये दोनों नहीं देते। अब ये एमसीक्यू पूछेगा वो कि कौन सा कलर देता है स्टार्च, स्टार्च ब्लू देता है और ग्लाइकोजन जो है वो रेड देता है। चीज़ों को लिंक करना सीखें, ठीक है। रेड कलर क्यों देता है, क्योंकि ग्लाइकोजन मसल में होता है, मसल रेड होते हैं, ठीक है, तो वो रेड देते हैं। इस तरह से ना अपने माइंड के अंदर ना चीज़ों को एक डब्बा बना के उनको लिंक करके रखें, अपने नॉलेज को लिंक करें किसी चीज़ के साथ, किसी डेली लाइफ की मतलब ऐसे कोई पॉइंट कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ ऐसे पॉइंट लिंक कर दें जो आपको भूलने ना दें, ठीक है, वो कंसेप्ट भूलने ना दें। लाइक अगर मैंने ऐसे, जैसे अब मैंने इसको किया था तो रेड कलर क्यों है, हमारे मसल में रेड है, ठीक है, तो उस वजह से वो रेड कलर, ठीक है जी। ग्लाइकोजन हमारे मसल में होता है तो वो रेड कलर देता है और ब्लू कलर जो है वो दूसरा स्टार्च देता है, दो ही है, दूसरा ब्लू देता है स्टार्च। तो इस तरह से चीज़ों को लिंक करके याद किया करें। डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है जी, इसकी है, स्टार्च की भी है, ग्लाइकोजन की भी है, इन दोनों की नहीं है, सेलुलोज की भी नहीं है और काइटिन की भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता ये। नेक्स्ट देखते हैं जी हम मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड देख लेंगे, मोनोसेक्राइड क्या है। मोनोसेक्राइड एक सिंगल सेक्राइड यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है 3 से 7 आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम एक नहीं होते। समटाइम वो ऐसे एमसीक्यूज गंदे पूछ लेता है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट गलत कर देता है, हालांकि स्टूडेंट को वो बात पता होती है, जस्ट उसने इग्नोर किया होता है। जैसे अब वो अगर ये पूछे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मोनोसेक्राइड्स, नीचे दे दे 3 to 7, 1 कार्बन आइटम ओनली, तो इस तरह के एमसीक्यू दे तो आप 1 कार्बन आइटम ना कीजिएगा, क्योंकि मोनोसेक्राइड में एक सेक्राइड यूनिट है, उसमें कार्बन आइटम 3 to 7 आते हैं, ठीक है। बल्कि इस तरह का एमसीक्यू आया भी था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 कार्बन वाले को ट्रायोज कहेंगे, मोस्ट सिंपलेस्ट है ये, ठीक है। 4 को टेट्रोज कहेंगे, मोस्ट रेयर है, ये बहुत कम पाया जाता है। 5 को पेंटोज कहेंगे, 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को, मोस्ट कॉमन इन न्यूक्लिक एसिड में है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में जो मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है, वो पेंटोज होगा, ठीक है। 6 कार्बन वाला हेक्सोज शुगर है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, ग्लूकोज सॉरी। एंड 7 कार्बन वाला वो जो हेप्टोज है। अब इन दोनों की फंक्शन ग्रुप की बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, एक एल्डो होगा, एक कीटो होगा, ठीक है।
मोनोसेकेराइड जितने भी कार्बन, अगर 3 कार्बन वाला भी है तो उसमें एक एल्डो देख लें, एक कीटो देख लें। अब ये 3 कार्बन वाला एल्डो को हम अगर देखें तो ग्लाइसरल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे 3 कार्बन वाला, ठीक है। और कीटो अगर हम देखें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसका ये नाम होगा। इनके स्ट्रक्चर वगैरह सारे बुक्स में मेंशन है, आप वहाँ से देखिएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं। और दूसरा ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो है ये यूज़ होते हैं, बनते हैं। 4 कार्बन वाले को एल्डो ग्रुप में जो है वो एरेथ्रोज कहेंगे, और कीटो ग्रुप में जो एरेथ्रोलोज कहेंगे, ठीक है। और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ये बनता है और यूज़ होता है, ठीक है। राइबोज 5 कार्बन वाला, एल्डो में राइबोज कहेंगे और कीटो में रिब्यूलोज कहेंगे, रिब्यूलोज और राइबोज, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। 6 कार्बन वाले को ग्लूकोज कहेंगे एल्डो में, और कीटो में जो फ्रक्टोज कहेंगे। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनते भी वहीं पे, ठीक है। ग्लूकोहेप्टुलोज 7 वाला, ग्लूकोहेप्टोज एल्डो ग्रुप में 7 कार्बन वाला, और सेडोहेप्टुलोज कीटो ग्रुप में 7 कार्बन वाला, ये भी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं और बनते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें जी, लेक्चर अगेन लंबा हो गया है यार। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें जी इनके, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जी हेक्सोज का, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, इस पर भी एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है, CHO। और ये जो है ये ग्लूकोज है और ये एलोज है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर एक लाइन में नेशनल बुक में बने हुए हैं, ठीक है। एक एक कार्बन की डिफरेंस, एक कार्बन पे अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है और नाम जो है वो चेंज हो जाता है। वैसे इस तरह के आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन से हैं। तो ये ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, ग्लूकोज का क्या है जी, सेकंड कार्बन पे OH राइट पे, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट पे, बाकी सारों पे OH राइट पे। ग्लूकोज का एक ये पॉइंट है, थर्ड कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट पे है, बाकी सब पे राइट पे है OH। ये देखें, इस पे भी राइट, इस पे भी राइट, इस पे भी राइट, इस पे भी राइट, तो ये ग्लूकोज है। 3 पे सिर्फ जो है वो लेफ्ट पे है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद करनी है, तो ये ग्लूकोज है। इस तरह एलोज जो है, इस पे कार्बन नंबर, इस पे सारे कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो राइट पे है। यहाँ पे देखें, ये हुई भी है चेंजिंग, यहाँ पे चेंजिंग हुई भी है, सारे कार्बन पे OH राइट साइड पे है, तो ये एलोज बन जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होगा दोनों का, C6H12O6, इसका भी C6H12O6, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन ओरिएंटेशन ऑफ साइड ग्रुप। ओरिएंटेशन क्या है, साइड ग्रुप्स की चेंजिंग हुई है, 3D स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इन दोनों को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर क्यों स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या निशानी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा दोनों का, और स्ट्रक्चर डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, 3D स्ट्रक्चर चेंज होगी, ठीक है। क्या चेंजिंग है, थर्ड कार्बन पे OH राइट पे है, इस पे OH लेफ्ट पे है, दैट्स इट, ये चेंजिंग है, तो ये इनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अगेन डिस्कस हुए में, स्टीरियो आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इन साइड ग्रुप, 3D ओरिएंटेशन चेंज होती है, ठीक है। इसकी टाइप्स देखते हैं, एक एपीमर है, एपीमर में क्या होगा, सिर्फ एक कार्बन पे चेंजिंग होगी, ठीक है, बाकी सारे सेम होंगे। सिंगल कार्बन साइड ग्रुप चेंज, ठीक है, जैसे एलोज और ग्लूकोज, इसमें सिर्फ एक कार्बन पे चेंजिंग हुई है ना, बाकी सब तो वैसे ही हैं, तो ये एपीमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये बेसिकली MCQs के पॉइंट से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। जैसे आप इसमें से MCQs क्या पूछेगा, ग्लूकोज एंड एलोज आर डैश ऑफ ईच अदर, एपीमर, स्टीरियो आइसोमर एंड समथिंग मोर, ठीक है। डायस्टीरियोसोमर्स या एनेंटियोमर्स, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना होगा, एपीमर, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पे चेंजिंग हुई हुई है, तो ये MCQs है। नेक्स्ट देख लें डायस्टीरियोमर्स, एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, एलोस और ग्लूकोज C3 पे चेंजिंग हुई है, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इसकी C4 पे चेंजिंग होती है, ठीक है। ग्लैक्टोज में C4 पे OH जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है, बाकी सारे का सारा ग्लूकोज के साथ सेम स्ट्रक्चर होता है। इस तरह आगे देखें तो डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज, इस पे C2 पे चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर ये बुक में बने हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं जी डायस्टीरियोसोमर्स, इसको देख लें, मोर देन 1 कार्बन, एक से ज़्यादा कार्बन पे चेंजिंग हुई भी हो तो वो डायस्टीरियोसोमर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि डी ग्लूकोज एंड डी एल्ट्रोज, ठीक है, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं एक दूसरे के, इनके 2 कार्बन पे चेंजिंग होगी, मतलब 3 पे भी हुई भी होगी, 4 पे भी हुई भी होगी चेंजिंग एक दूसरे के। ये चेंजिंग किसके साथ हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, इन सारी चेंजिंग को हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज पे अगर एक लेफ्ट साइड पे लगा हुआ ग्रुप तो दूसरे पे राइट पे होगा, ठीक है। तो ये सारे ग्लूकोज के साथ कंपेयर हो रहे हैं। एनेंटियोमर्स देख लें जी, ऑल साइड ग्रुप ऑफ कार्बन एटम चेंज, सारे के सारे ग्रुप चेंज हो जाते हैं, मतलब ग्लूकोज में OH राइट पे है तो दूसरे किसी ग्रुप में OH
सारे के सारे लेफ्ट पे होंगे, ठीक है। सारा स्ट्रक्चर चेंज होता है, एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, ठीक है, मिरर इमेज बनती है। ऑल साइड ग्रुप चेन मिरर इमेज बनती है, ठीक है। एग्जांपल देख लें, डी और एल आइसोमर्स, डी और एल आइसोमर्स, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। इनका क्या होगा, सारे के सारे ग्रुप चेंज हुए होंगे। सेकेंड हाउस कार्बन पेनल्टीमेट कार्बन होता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे, ये वाला जो है पेनल्टीमेट है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, तो इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। डी आइसोमर में OH ग्रुप जो है राइट साइड पे आता है, ठीक है। एल आइसोमर में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे आता है। किसके लेफ्ट साइड पे, पेनल्टीमेट कार्बन के लेफ्ट साइड पे। सेकंड लास्ट कार्बन के कार्बन पे OH राइट साइड पे आएगा तो वो डी आइसोमर्स होगा, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स, ठीक है। अगर OH लेफ्ट साइड पे होगा तो वो लीवो आइसोमर्स होगा, ठीक है। उसके बाद आती है जी रिंग फॉर्मेशन। ये लीनियर स्ट्रक्चर था ऊपर ये वाला, और ये जो है ये रिंग स्ट्रक्चर है। सब के सब जितने भी ये लीनियर स्ट्रक्चर हैं, इन सारों के रिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं जब ये डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो रिंग देख लें हम कौन से हैं। 5 कार्बन वाले रिंग को फ्यूरॉन कहते हैं, पेंटोज बनता है इसमें से, इससे। और 6 कार्बन वाले को पायरॉन कहते हैं, और हेक्सोज रिंग बनता है इससे, ठीक है। और ये एक रिंग बना हुआ है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 कार्बन है सारे के सारे, सबके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है। ये सारा के सारा वही स्ट्रक्चर है। 1 पे जो है वो वन कार्बन जो है वो सेकंड लास्ट के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वहाँ से लास्ट वाला ऊपर चला जाता है। ये वाला कौन सा था, सेकंड लास्ट। यहाँ से आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से नीचे जाएं, मतलब ये 1 है, फिर ये 2 है नीचे, जैसे यहाँ पे था ये 1 है, ये 1 2 3 4 5। क्या हुआ है, यहाँ से 1, ये वाला कार्बन जो है ये बॉन्ड बनाएगा पेनल्टीमेट कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, और बाकी सारा ये वाला ऊपर चला जाएगा, और ये रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग बना हुआ है बेसिकली। रिंग का आप वो MD-CAT में रिंग का तो नहीं आता, FSC के लेवल पे आ जाता है कि ये रिंग्स बनाओ, इस तरह क्वेश्चन। MD-CAT में इस तरह का आप नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कॉर्नर कितने हैं जी इसमें, 6 कॉर्नर है। कार्बन इन्वॉल्व इन रिंग, हाँ ये पूछ सकता है MD-CAT में, अब ये चीज़ें पूछ सकता है। कॉर्नर कितने हैं, 6 हैं। कार्बन इन्वॉल्व इन रिंग, रिंग में कितने कार्बन है, रिंग में कितने कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं। पायरॉन रिंग में कितने कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, तो 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। एक जो है ये वाला बाहर होता है, ये रिंग के बाहर है, तो इसलिए 5 कार्बन है। ये लिखा हुआ है जी OH पोजीशन बिलो फंक्शन ग्रुप के नीचे होगी तो अल्फा होगा, यस मैंने ठीक बोला था। और OH पोजीशन अगर अबव होगी फंक्शन ग्रुप के तो बीटा होगा। लाइक OH, यहाँ पे ये OH लगा हुआ है, ठीक है। तो OH नीचे है, फंक्शन नीचे की वाली तरफ है, तो ये अल्फा है, ये लिखा हुआ है अल्फा है। अगर OH ऊपर की तरफ होगा, H नीचे होगा तो बीटा होगा। ओके ये लास्ट पेज है आज के लिए। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेसन में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम। ये वाला चैप्टर लंबा था तो इतना ही होगा आज के लिए। तो लास्ट हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के हैं जी। क्लासिफिकेशन देख लें इसकी। मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड्स जो है वो डाइसेकेराइड्स हैं, ठीक है। डाइसेकेराइड मोस्ट कॉमन है, उसके अलावा ट्राइसेकेराइड भी होते हैं, अप टू डेकासेकेराइड, डेकासेकेराइड तक चलते हैं, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ फॉर्मिंग यूनिट, डाइसेकेराइड में 2 फॉर्मिंग यूनिट होते हैं, ट्राई में 3 होते हैं, डेका में 10 होते हैं। लेकिन आपने सिर्फ डाइसेकेराइड को डिस्कस करना है यहाँ पे। मोस्ट कॉमन है डाइसेकेराइड, ठीक है। उसमें देख लें, एक सुक्रोज है, एक माल्टोज है, एक लैक्टोज है, ठीक है। ये इसकी बॉन्डिंग है। आप MD-CAT में ये बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप पूछ सकते हैं आपसे कि सुक्रोज में कौन सी बॉन्डिंग होती है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। ये 2 स्ट्रक्चर हैं जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वो फिर सुक्रोज कहलाता है, ठीक है। वो पूरा मॉलिक्यूल, ये दोनों, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो सुक्रोज कहलाएगा। ये जब 2 इंडिविजुअल बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों को जब हम मिला के देखेंगे तो वो सुक्रोज होगा, ठीक है। उसमें से एक अल्फा ग्लूकोज है, दूसरा बीटा फ्रक्टोज है। बॉन्ड किस किधर बनता है, कार्बन नंबर, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनता है, ठीक है। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। बोथ फंक्शनल ग्रुप कार्बन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फंक्शनल ग्रुप, इसका भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इसके भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, दोनों के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी माल्टोज, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, दोनों अल्फा ग्लूकोज होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा बॉन्डिंग जो है वो C1 और C4, अल्फा ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 के दरमियान में बॉन्डिंग बनती है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग माल्टोज में कौन सी बॉन्डिंग होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पूरे के पूरे ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, अल्फा हो, अल्फा या बीटा, तो ये डिफरेंट MCQs में होते हैं, एक में अल्फा होगा दूसरे में बीटा दिया हुआ होगा, तो ये अल्फा भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। एक फंक्शन ग्रुप इज फ्री। अच्छा, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 के दरमियान में फंक्शन ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे ही ग्लूकोज का फंक्शन ग्रुप अटैच होता है, ये बातें ऊपर डिस्कस हुई हैं। दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, इट मीन्स डैट कि इसका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है वो फ्री है, राइट, क्योंकि कार्बन नंबर 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो C1 जो है वो फ्री है इस वाले ग्रुप का, तो एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन फ्री है। इस बात को यहाँ पे लिंक करता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पहले तीनों देख लें, उसके बाद लैक्टोज देखें, बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज, इन दो के दरमियान में बॉन्डिंग बनती है, C1 C4 यूज होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है, इसका और कोई आइडिया कोई तरीका नहीं है, इन चीज़ों को आपने लिंक करना है अपने दिमाग में किसी चीज़ के साथ, और उसके बाद जो है वो याद करनी है इन चीज़ों को। लैक्टोज जब लैक्टोज और ग्लूकोज, ये फॉर्मिंग यूनिट भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ग्लूकोज हैं, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। मैंने जैसे किया था, ये सुक्रोज है और ये फ्रक्टोज, मतलब इसमें एक फ्रक्टोज यूज़ होता है, सुक्रोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलते हैं ना, तो मैंने इसको लिंक किया हुआ था। लैक्टोज और ग्लैक्टोज, लैक्टोज ग्लैक्टोज के साथ मिलते हैं, तो लैक्टोज में ग्लैक्टोज होगा, दूसरा ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ लिंकिंग की हुई थी अपने माइंड में। वन फंक्शन ग्रुप इज़ फ्री, इसमें भी फ्री है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C4 है, ठीक है, C1 इसका फ्री है, C1 पे फंक्शन ग्रुप होता है, तो वन फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज़ फ्री, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें जी, ऑल मोनोसेक्राइड माल्टोज प्लस लैक्टोज, माल्टोज लैक्टोज और मोनोसेक्राइड सारे के सारे ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये देखें जी, ये रिड्यूसिंग शुगर क्या है? ऑल मोनोसेक्राइड प्लस माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों माल्टोज और लैक्टोज और मोनोसेक्राइड सारे के सारे ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि इनके पास एक फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन अवेलेबल होता है, फ्री अवेलेबल होता है। लाइक इसमें C4 इन्वॉल्व हुआ है बॉन्ड में, तो C1 इसका फंक्शन ग्रुप वाला फ्री है, इधर भी C4 इन्वॉल्व हुआ है, इसका भी C1 फ्री है, ठीक है। इन दो ये दोनों तो फ्री, मतलब फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शन ग्रुप क्या है इन दोनों में? ये ग्लूकोज है, इसमें फंक्शन ग्रुप आएगा जी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लगा होगा, ठीक है, H, और ये डबल बॉन्ड O, ये C है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, ये फंक्शन ग्रुप है। तो अगर इसको हाइड्रोजन मिले तो ये हाइड्रोजन लेके ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, इसके साथ H लग सकता है, मतलब इधर H लगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। जब H लगेगा तो ये रिडक्शन हो जाएगी, रिड्यूस, मतलब इसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी है, तो इसीलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऑल पॉलीसेक्राइड जितने के जितने हैं, और सुक्रोज में देखें C1 और C2 दोनों फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन यूज हुए हैं बॉन्ड में, तो कोई भी फ्री नहीं है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, राइट, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगेन क्लास लंबी हो गई है, मेरा ये टारगेट होता है कि 25 से 30 मिनट तक की क्लास हो, बट फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो डिस्कस करने लाजमी होते हैं, जो कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करने पड़ते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कुछ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट आप देखें, आप कर लें, जैसे भी आप देखते हैं। आप लोगों ने करना बेसिकली ये होता है, मुझे हर वीडियो में ये बताना पड़ेगा, बल्कि मैं इसकी ना एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि आपने कैसे इन लेक्चर्स को लेके चलना है, ठीक है। आपने पहले ये लेक्चर्स देखने होंगे, ठीक है, उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी एकेडमी ज्वाइन की हुई है, लाइक स्टार और एनी अदर, तो उसकी अगर कोई बुक्स हैं आपके पास, वो भी आप देख लें, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ये सारी बातें लास्ट 2 मंथ में एप्लीकेबल नहीं होंगी, राइट, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। तो ये इंशाल्लाह मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि अभी के लिए और लास्ट 2 मंथ के लिए आपने कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कैसे स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, कैसे अपना प्लान करना है, प्रिपरेशन का प्लान कैसे करना है, राइट, ये सारी बातें उस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि आपने क्या करना होता है। बेसिकली आपने सबसे पहले ये लेक्चर लेने हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको अपना चूरन नहीं बेच रहा यहाँ पे, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, तो आप किसी और के ले लें, ठीक है। बहुत सारी अकेडमीज़ के भी हैं लेक्चर, और भी बहुत सारे यूट्यूब बराबर है, ठीक है। अगर आपने अकेडमी ने ज्वाइन की हुई, और अच्छा है कि अगर आप अकेडमी ना ज्वाइन करें, ठीक है, बाकी इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, बट डिस्कस करेंगे ये बातें भी सारी इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे वीडियो में। तो अगर आपने नहीं की हुई तो आप सबसे पहले ये लेक्चर लें, ये वाले या कोई भी, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहे तो आप कोई और ले लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप हर हाल में ये लेक्चर लें, ठीक है। आपको जो अच्छे लगे लेक्चर आप वो लें, अगर आपको ये वाले अच्छे लग रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट यह है कि आपने सबसे पहले ये लेक्चर्स देखने हैं। ये लेक्चर इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको क्योंकि ये एक शॉर्ट है, बहुत कम टाइम ले रहे हैं आपका, ठीक है। बाकी जो लेक्चर्स देते हैं अकेडमी वाले बहुत एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं चीज़ों को, और वो
2-2 घंटे जो है वो लेक्चर्स में लग जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का लेक्चर होता है। आप इसको देखेंगे, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद आपने बुक में चले जाना है। बुक में जैसे मैं यहाँ से आपको कीवर्ड मार्क करवाता हूँ ना, लाइक ये बोर्ड बन रहा है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे सब कुछ, वहाँ से बुक से आपने सारे कीवर्ड ग्रैब करने हैं, ठीक है। उन कीवर्ड्स को बुक से खुद करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज करनी है, किसी भी बुक, कोई भी बुक लेनी है, ठीक है, किसी भी अकेडमी की कोई भी प्रैक्टिस बुक लेनी है, ठीक है। उसमें से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये 3 काम बेसिकली आप लोगों ने करने होते हैं। नंबर 1 कि आपने कोई लेक्चर लेने हैं। लेक्चर मतलब प्रायर नॉलेज। इसका एक रिसर्च हुई है, जैसे आप अगर कोई काम करने लगते हैं तो उससे पहले उसका थोड़ा सा प्रायर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो जाते हुए एक दिन पहले जो टॉपिक आपने नेक्स्ट डे करना है उस टॉपिक को आपने उससे एक दिन पहले आपने उससे हल्का उसने ओवरव्यू लेना है, सिर्फ ओवरव्यू देना है, सिर्फ ओवरव्यू लेना है, ऊपर से चीज़ों को देखना है सिर्फ, ठीक है। ये आप बातें बहुत सुना करते थे, हम भी, मैं भी सुनता था, लेकिन अमल कम ही करता था आप लोगों की तरह। लेकिन अब इन चीज़ों को समझ आई है मुझे भी कि ये हमारे बारे क्यों कहते थे ऐसा, कि जो लेक्चर आपने कमिंग डे में लेना है उससे पहले उसका हल्का सा एक रीड दे के जाना है उसको। तो ये बेसिकली प्रायर नॉलेज के लिए होता है, ठीक है। तो जब ये लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर का एक प्रायर नॉलेज, एक बेसिक बुनियाद जो है वो आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है, देन आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज करनी है, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी सी प्रिपरेशन करें, ठीक है। बाकी सारी बातें छोड़ दें, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स माइंड के साथ हमने प्रिपरेशन करनी है। और सिर्फ और सिर्फ एक काम जो आपके हाथ में है वो है हार्ड वर्क। आपने मेहनत करनी है, दैट्स इट। बाकी सब बातें अल्लाह पे छोड़ दें। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। And if you like this video, please make sure to hit the like button and subscribe the channel, and also click the bell icon to be stay tuned for latest update. Thank you very much.